अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है और साथ में आज हमारे पास डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनका भी तारुफ मैं अभी करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ हर्बल मेडिसिन के बारे में बात कर लें कि आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ लोग जो है ना हर्बल मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं और नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नेचुरल चीज़ों में हर्बियन एक कंपनी है हमारी जो बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है, हर्बल प्रोडक्ट, जिसके अंदर समर रस ख़ास तौर पर जो नेचुरल अरकियात से तैयार किया हुआ है और जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अहम है। तो इसे आज रमज़ान शुरू होने वाले हैं, आप उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे सिर्फ ड्रिंक के तौर पर नहीं बल्कि इसकी टॉपिंग वगैरह के लिए जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बॉटल से 35 ग्लासेस जो है इसमें तैयार होते हैं और इसके साथ बच्चों के बहुत सारी प्रोडक्ट मौजूद हैं। जैसे कि मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि बहुत ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चों में ऑयल शैम्पू और बाथ जो है ना वो भी मौजूद है, तो इससे आप इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत अहम है। जो आप लोगों की शिकायत थी उसके ऊपर ही टॉपिक हमने रखा है कि कमर का दर्द। आफ्टर बेबी जो है वो इंजेक्शन वगैरह लगता है जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है और इसके अलावा उम्र के साथ साथ भी कमर में दर्द का मसला होता है। और आजकल जो कंप्यूटर पे ज़्यादातर बच्चे या बड़े जो है वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना या कंप्यूटर पे झुक कर काम करने की वजह से सर्वाइकल गर्दन वाले जो है पेन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जी, हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर सोहेल फारूक मग्गू जी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। आज नाम सही लिया मैंने? डॉक्टर सोहेल फारूक मग्गू जी। हाँ, मग्गू सही लिया मैंने नाम। जी, आपके जो फ़ैन हैं, आपके देखने वाले हैं, उनको शिकायत ना हो, ठीक है ना। आज मैंने बाकायदा तैयारी के साथ जो है ना आपका नाम जो है ना वो लिया। जी, असल में टाइम नहीं मिलता था तो बात टॉपिक ये पहले भी हमने कई दफ़ा डिस्कस किया है कि जो कमर का दर्द है, खुसूसी तौर पर जिनकी कमर का कोई भी ऑपरेशन हो जो कमर के इंजेक्शन के साथ वाबस्ता, जैसे सिजेरियन सेक्शन है औरतों में, या डिलीवरी है या एपिड्यूरल डिलीवरी जो पेनलेस डिलीवरी की जाती है, उसके बाद लोगों को कमर दर्द क्यों होता है? इस सवाल के जवाब के लिए हमने काफ़ी सारे सेशंस किए हैं। आज हम इसके मॉडल पर यह समझाने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर गलती कहाँ पर होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि कमर, ये जो हमारा हराम मगज़ इसमें से आ रहा है नीचे से और इसमें से नर्व जो है ना सारी बॉडी को सप्लाई हो रही होती है, ये पीली पीली नज़र आ रही हैं। बिल्कुल। तो ये सिग्नल लेके आती है और जाती हैं बॉडी से सारा कुछ। तो कमर के लिए अगर यहाँ पर हम अगर एक कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो इससे नीचे नीचे कोई हिस्सा सारा सुन्न हो जाएगा और इसके ऊपर जागता रहेगा और हम उसका ऑपरेशन आराम से कर सकते हैं, पेट के जितने भी ऑपरेशन हैं। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद होता दर्द क्यों होता है? आमतौर पर ये इंजेक्शन इधर लगता है, ये इलाका जो है ना दूसरे या तीसरे और चौथे के मोहरे के दरमियान होते हैं। अब कमर के मोहरों को डिवाइड करते हैं, गर्दन के मोहरे 7 होते हैं, फिर 12 मोहरे सीने के पीछे हैं, 5 मोहरे जो है ना ये आपके आ जाते हैं पेट के पीछे, और फिर ये सैक्रम है, ये टेल बोन है, ये भी बहुत प्रॉब्लम करती है, इस पर भी बात हो सकती है। तो जब हम इसमें इंजेक्शन लगाते हैं तो पेशेंट को हम ऐसे लिटा देते हैं ऑपरेशन के लिए। सही। ठीक, ये जब ऐसे लेटा होता है मरीज़ तो ये जगह जो है ना अनसपोर्टेड रहती है। अच्छा, सपोर्ट नहीं होती इसमें सपोर्ट नहीं है और ऊपर से हम ऊपर सारा काम कर रहे हैं और इतना हिस्सा सुन्न है और ऊपर वाला हिस्सा जाग रहा है और यहाँ पर उसको स्ट्रेस पड़ता जा रहा है। अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट, कोई सराहना, कोई चीज़ रख देते डॉक्टर तो फिर आपको ये तकलीफ ना होती। अच्छा। तो हुआ ये कि ये जो है ना स्ट्रेसफुल एरिया, ये ऊपर हिप्स होते हैं, ये नीचे आ गया और ये अनसपोर्टेड जगह जो है ना ये डैमेज हो जाती है। इस डैमेज के साथ ही इनके जो लिगामेंट्स हैं जो इसको कनेक्ट कर रहे हैं, जो इससे कनेक्ट कर रहे हैं, जो ये मैंने कागज़ के ज़रिए दिखाया है कि लिगामेंट्स, ये कनेक्टिंग लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, ये इधर से इसको जोड़ रहे होते हैं तो ये खिंच जाते हैं। जब ये ओवर स्ट्रेच कर जाते हैं तो इनके अंदर खुद पावर नहीं होती हील होने की, इसलिए ये दर्द इसका सारी उम्र चलता है। ठीक। और जिनमें माइनर डैमेज होता है वो तो खुद ही ठीक हो जाते हैं और जिनमें मेजर डैमेज होता है वो फिर हमारे साथ साथ चलेगा लाइफ के साथ साथ
और आपके लिए खड़ा होने में, बैठने में, चलने में ये दर्द करता रहेगा। इसके लिए जो रिपेयर के टेक्नोलॉजी है, प्रोलोथेरेपी जिसे कहते हैं, रीजेनरेटिव इंजेक्शन थेरेपी, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो वो इनमें इंजेक्शन वेल्डिंग की तरह लगाए जाते हैं ग्लूकोज से या ब्लड के प्लेटलेट्स से। ब्लड के प्लेटलेट्स में वो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो इनको रिपेयर करते हैं। गो कि ये रिपेयर स्लो होती है, मसलन 2 से लेकर 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इसका और कोई तरीका नहीं होता है। तो इसलिए ऑपरेशन के बाद दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि अगर यहाँ सपोर्ट भी रख दिए तो फिर हमारे जो कोलीग्स हैं वो एहतियात से पेशेंट को शिफ्ट नहीं करते। यानी आपने मरीज़ उठाया और उधर फेंक दिए, और वो लोअर स्टाफ जो होते पैरामेडिक्स होते हैं उनको अनट्रेंड नहीं होते, वो शिफ्टिंग में प्रॉपरली नीचे से सपोर्ट करें तो ये प्रॉब्लम ना हो। सही। तो इस वजह से हम इसके थोड़े से ख़ुद भी मुजरिम हैं कि डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स या जो भी उसको केयरिंग स्टाफ है वो अगर कमर को पीछे से सपोर्ट नहीं देता तो वो कमर जो है ना उसकी खिंच जाएगी, और जब ओवर स्ट्रेच करेगी तो ये लिगामेंट टेंडन डैमेज हो जाएंगे। ठीक। और फिर इसी के साथ ही अगर हिप्स के मसल्स अफेक्ट हो गए तो इनका सारा आता है टेल बोन के साथ कनेक्शन। तो ये टेल बोन जो है ना ये पेन शुरू कर देता है। अच्छा। अब अक्सर लोग जो है ना ये टेल बोन के प्रॉब्लम में रहते हैं और वो नीचे सराहना रखते हैं, कई कुछ रखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि नीचे अगर आपने सराहना रखा भी है, ये आपकी टेल, ये हड्डी हमारी नीचे वाली जो जिस पर हम बैठे हुए हैं, टेल बोन तो इसके ऊपर पड़ी हुई है। हम ये समझते हैं कि टेल बोन के ऊपर बैठते हैं, ऐसा नहीं है। हम इस हड्डियों पर बैठते हैं, ये ऐसे मसल्स के साथ ये जगह आ गई तो टेल बोन इससे दूर होती है, लेकिन ये जो मसल्स है ना साइडों वाले, उनके कनेक्शन इधर होते हैं, जिसकी वजह से वो खिंच जाती है और फिर खिंच कर वो ठीक नहीं होती। इसके लिए पहले तो हम स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगाते थे तो उसकी सोजिश दूर करने के लिए, लेकिन जब डैमेज ज़्यादा हो तो उससे नहीं ठीक होता। इसको भी रीजेनरेटिव टेक्नोलॉजी से, जिसको प्रोलोथेरेपी कहते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अच्छा, ये हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सॉरी ब्रेक का टाइम आ चुका है। ठीक है, शुक्रिया। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस इसी को कंटिन्यू रखेंगे, और प्लीज़ ज़रूर देख लें और समझ लें कि क्यों आखिर ये चीज़ें हो रही हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और बहुत ही ज़बरदस्त बात पर डिस्कस हो रही है, और दर्द अब लाइलाज नहीं है, ये डॉक्टर साहब का स्लोगन है। और जो इन्होंने कहा आपको शायद उम्मीद है समझ आ गई होगी कि बेसिकली वो इंजेक्शन का दर्द नहीं होता जो डिलीवरी के टाइम पे लगाया जाता है, वो बेसिकली मिस हैंडलिंग की वजह से होता है। और ये जो जिस जगह पे दर्द होता है वो उस जगह पे होता ही नहीं है जिस जगह पे इंजेक्शन लगाओ। ये तो मुझे तो समझ आ गई है, और आप भी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि इसको समझ जाएं, ताकि ये कि आप आगे इसके ऊपर जो है ना डॉक्टर से मशवरा करें, या जब आपका ऑपरेशन हो तो हैंडल करते हुए डॉक्टर को पहले से हिदायत दे दें। ठीक है ना, क्या ख्याल है? सही है, बिल्कुल जी। आगे लेकर हम चलते हैं बातचीत को कि हमारे जो मोहरे सबसे ज़्यादा पूरा बॉडी का वेट टॉलरेट करते हैं वो है L4, L5 और S1। इसमें जो डिस्कें हैं ये आपकी एजिंग के हिसाब से डिहाइड्रेट हो जाती हैं। ठीक है, एजिंग के हिसाब से डिहाइड्रेट होके ये थोड़ा थोड़ा बल्ज भी कर जाती हैं, MRI पर देखेंगे। और इस बल्जिंग के साथ अगर खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट की टांग में दर्द चले गया है तो सर्जन उसको कहेगा जी इसका ऑपरेशन होना चाहिए। हालांकि जब ये इसका डिस्टेंस ख़राब हो जाता है, ये बल्जिंग होती है या ये डिहाइड्रेट होती है, तो अव्वल तो सिम्टोमेटिक होते हैं ज़्यादातर केस, कुछ भी नहीं होता उनको। लेकिन अगर सिम्टम को एनालाइज करें हम, तो इससे मिलाने वाले लिगामेंट्स हम देखते हैं, इनको मिलाने वाले लिगामेंट, इसको इससे मिलाने वाला, इसके ये छोटे छोटे जोड़ जो फेसेट जॉइंट्स हैं, इनकी दर्द भी टांग में जाती है। इसको अगर प्रॉपरली अच्छी तरीके से एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम करें तो पता चलता है कि उस डिस्क का इस दर्द जो टांग में जाने का कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें तकरीबन 12 बीमारियां ऐसी हैं जिनकी दर्द भी टांग में जाती है, जैसे ये आपकी ये इलियक बोन है और ये सैक्रल बोन है, इसके जोड़ को सैक्रोइलिक जॉइंट कहते हैं। मोटे लोगों में बॉडी ऐसे, पेट उसका ऐसे खींच रहा होता है, बॉडी ये जोड़ इसको पीछे खींच रही होती है, जोड़ खुल जाते हैं, और उसका दर्द भी थाई की साइड से, पिंडली की साइड से, छोटी 3 उंगलियां सुन्न होना,
ये सारी चीज़ें इकट्ठे होती हैं। मरीज़ को सुन्न होने में खौफ आ जाता है कि मेरी रग दब गई है, ऐसा नहीं है। और रग दबने से कभी भी कोई बीमारी की पेन नहीं होती। रग दबने से नमनेस का एक एहसास होता है। दर्द आपको टांगों में जाती है ज़्यादातर 90% इन लिगामेंट्स को जो इसको जॉइन कर रहे हैं। और एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर दर्द आती है साइड पर, हिप्स की साइड के ऊपर दर्द आती है जहाँ ये हमारी पैंट की जेब है। तो ये दर्द जो होती है यहाँ से, ये सैक्रम के बोन से, ये जो हमारा कूल्हे की हड्डी का ये भार है, इसके साथ ये मसल इधर आ रहे हैं। और ये मसल जो है ना, इसके अंदर गांठें बन जाती हैं एंग्जाइटी, टेंशन, फटीग, एब्डोमिनल पोस्चर, बहुत सारी चीज़ों से। और उसमें आप दबाएंगे तो वो आपको लगेगा कि हाथ भी नहीं लग रहा और बड़ी शदीद दर्द होती है। और उसको मसाज से हम ठीक कर सकते हैं, या आप नीचे एक बाल रख लें और बाल रख कर और अपनी बॉडी के वेट से इसको ऐसे दबाते घुमाते रहें। टीवी पर मेरा ख्याल अगर नज़र नहीं आ रहा है, मैं ऊपर कर लेता हूँ, तो इसको ऐसे करके घुमाएंगे, नीचे बॉल होगा और उसके वेट से वो मसल जो है ना वो ऐसा ऐसा रिलैक्स होना शुरू होगा और आपकी दर्द ठीक हो जाएगी। क्योंकि इस मसल के नीचे से वो शाटिक नर्व भी गुजर रही है, तो ये पिरिफॉर्मस मसल कहलाता है। और इस मसल के डैमेज होने से या गांठ बढ़ने से, जिसको हम ट्रिगर पॉइंट कहते हैं, वो पेन शूटिंग नीचे जाती है। और इसके अच्छा मसाज करने से ये इससे जान छूट सकती है। तीसरी चीज़ जो होती है कि नीचे अगर ये नीचे की दर्द टांग में चलेगी पिंडलियों में, तो पिंडलियों में भी गांठें बन जाती हैं। और उसकी ट्रीटमेंट जो है अच्छा मसाज, मैग्नीशियम थेरेपी। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको गांठें जो है ना वो तंग कर रही हैं, तो ये बेलना जो आप रोटी बेलने वाला है ना, इस टाइप का आप पिंडली में उल्टा लिटा कर रखें और उसको थोड़ा सा सख्ती से उन गांठों को खोलने की कोशिश करें, तो एक हफ्ते में वो खुल जाती है। और उधर इनकी नाइट क्रैम्प्स होते हैं, बेसिकली रात को ये दर्द इसकी ज़्यादा होती है। तो उसको आप आराम से घर में आप अच्छा बेलना उसके ऊपर थोड़ा सा, ताकि दर्द करे ऐसा ऐसा जो ट्रिगर पॉइंट्स के मसल हैं जो बन रोटी बेलने वाला बेलना, हाँ, उसी टाइप का गैजेट मिलता है वैसे मार्केट से भी। लेकिन अगर और कुछ नहीं तो उसी को आप तेल लगाकर और रात को, ताकि मसल में जो गांठें बनी है वो खुल जाए, वो ऐसा ऐसा दबती हुई थोड़ी हो जाए, ऐसा ऐसा तक खुल जाती है। ठीक है। और भी कुछ अगर आप मालूमात करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब का नंबर चल रहा है और इस पर आप कॉल करके जो है ना अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और मुलाकात भी कर सकते हैं। आज हम गर्दन के जो सर्वाइकल पेन होता है उसके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं, जो ख़ास तौर पर यंग जनरेशन में भी आजकल होने लगा है और काफ़ी तकलीफ दे होता है। हाँ, गर्दन का दर्द जो है ना, ये मसल्स खिंच जाते हैं। नंबर 1 जो है ना, ये गर्दन के मोहरे हैं, ये आपस में इनके अंदर कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनको लिगामेंट्स कहते हैं। इसके ऊपर मसल होते हैं, ये सर की हड्डी का बेस है जिससे इसके मसल कनेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है। ये बेस भी अगर खिंच जाए, इसकी दर्द आँख में टेम्पोरल एरिया में आती है और इसको लोग जो है ना मिग्रेन के तौर पर लेते हैं और बड़ा बड़ा अरसा तक वो दवाई खाते रहते हैं। हालांकि वो उनको मिग्रेन नहीं होती, बल्कि सर के पीछे इस पॉइंट पर, यहाँ दिखाऊंगा तो इस पॉइंट पर ये लिगामेंट्स इंजर्ड होते हैं। इसको जब हम रिपेयर कर लेते हैं तो पेशेंट परमानेंट ठीक हो जाता है, जो 20-20 साल से दवाई खा रहे होते हैं। सिमिलरली ये लिगामेंट्स अगर इनकी दर्द आ रही है तो स्टेबिलिटी इफेक्ट हुई होती है, छोटे छोटे मोर। फिर यहाँ से निकलने वाली नर्व्स हैं, अगर प्रैक्टिकली किसी, बहुत रेयर है ये, लेकिन किसी की ये नर्व अगर दब गई है, जो येलो रंग में नज़र आ रही है, तो उसकी पेन या वीकनेस जो है ना पूरे बाजू में जाती है। ठीक है। लेकिन बाजू में जाने वाली, जैसे मैंने कहा सूडोसियाटिका है, इसी तरीके से इसकी जो नर्व पेन है, पिंचिंग नर्व नहीं होती यूजुअली। अगर कोई भी नर्व की पेन सीधा इस जो बड़े जोड़ से होकर गुजरी है तो नर्व की होगी। अदरवाइज जो पेन ऊपर वाले हिस्से में यहाँ 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 आ रही है फेजेस में, वो टेंडन और लिगामेंट की पेन है, उसको नर्व की पेन मत समझे। बेशक आपका एमआरआई जो मर्जी बताए, फेक एंड फॉल्स रिपोर्ट्स फ्रॉम द एमआरआई लीड टू योर सर्जरीज। ये जो रिपोर्टें हैं आपको सर्जरी की तरफ ले जाती है। एक अच्छा क्लिनिकल एग्जामिनेशन अगर आपका डॉक्टर नहीं करता तो मैं ये समझता हूँ कि हम जो प्रोफेशनल लोग हैं बड़ा जुल्म करते हैं। 200 मरीज देखने वाले डॉक्टर्स के पास कहाँ टाइम है कि मरीज की एक लिगामेंट को देखे। हाँ, सही बात। हमारे पास तो कैपेबिलिटी नहीं है कि 10 से 15 मरीज आ जाए तो हमारे लिए काफ़ी होता है कि 6 घंटे 7 घंटे में मुश्किल से फारिग कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट कि इनको मसला क्या है। ये फ्रीज शोल्डर जो कहलाता है, एक लफ्ज़ है फ्रोजन शोल्डर।
फ्रोजन शोल्डर जो है ना जी, हाँ बिल्कुल ये क्लियर कट है। इससे पहले कि आगे चले मैं ये बता दूं कि इस्लामाबाद में मैं G8 मरकज़ में कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर में बैठता हूँ। इसके अलावा मुल्तान में रेलवे ग्राउंड के सामने चौक अजीज़ होटल पर बैठता हूँ, एक हफ्ते के लिए जाते हैं। और कराची में जो है ना क्लिफ्टन ब्लॉक 2 ऑस्ट्रेलियन स्टेम सेल पेन क्लिनिक पर। तो इस वक्त 3 सेंटर्स हैं। तो बात हो रही थी शोल्डर की कि ये जो मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट हमारी कंधे की, ये सारी फ्री मूवमेंट होती है और इसके ऊपर एक कैप्सूल चढ़ा होता है। वो कैप्सूल उसको टीयर वगैरह से बचाता है। ये जब कैप्सूल उसका निकल हार्ड हो जाए और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए तो फिर ये शोल्डर हमारा मूव नहीं कर सकता। हम ऐसे मूव भी करेंगे, ऐसे बाल नहीं बना सकते, उंगली कंघी नहीं कर सकते, तो वो हमारा फिक्स हो जाता है। इसकी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन इसके लिए आम तौर पर हमें एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी के बाद अगर नहीं ठीक हुआ, इसके अंदर इंजेक्शन थेरेपी करते हैं। अगर उससे भी नहीं ठीक होता तो फिर बेहोश करके थोड़ा सा तो सारी मूवमेंट उसकी क्लियर कर देते हैं, एडहेरेंस को तोड़ देते हैं, जो कि ब्रेकअप के बाद मरीज के जोड़ है उसको फ्री इलाज इतना मुश्किल नहीं है आपके नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अब स्टीरॉयड जब इसमें बार बार डालेंगे तो जोड़ के लिगामेंट टेंडन को बर्बाद कर देगा। ठीक है। हमारे जो जोड़ों में जब हम सोजिश हुई हो ना, जैसे ये नी जॉइंट का स्ट्रक्चर है, अगर ये सूजा हुआ है तो इसमें स्टीरॉयड लगा दें, कोई हर्ज नहीं है, सोजिश कम हो जाएगी, मरीज ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये डैमेज है तो स्टीरॉयड इसको और डैमेज कर देगा। ठीक है। इसके फेजेस हैं 1 2 3 4। ये है जिसके अंदर कहते हैं हम बिल्कुल जॉइंट स्पेस ख़त्म हो गया है, टोटल डैमेज हो गया नी जॉइंट, और उस सिलसिले में इसके लिए नी रिप्लेसमेंट एडवाइस किया जाता है। लेकिन अगर नी में डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसके अंदर हम स्टेम सेल करते हैं, पेट से फैट लेकर या बोन मैरो से गूदा लेकर उसको प्लेटलेट्स के ग्रोथ फैक्टर्स जो ब्लड के सेल होते हैं उनसे मिलाकर, ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स है जो अमेरिका में हो रही हैं, पाकिस्तान में हमने 12 साल हो गए हम कर रहे हैं इस पर। आई वाज द पायनियर का डू इट, मैंने शुरू किया था 2008 में, तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसलिए बहुत सारे केसेस को ना ही घुटने की सर्जरी की ज़रूरत रहती है, बहुत सारे पेशेंट्स को ना ही कमर के दर्द के रिलीव करने के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। कमर के दर्द के लिए जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो तो ज़्यादातर ख़राब ज़्यादा हो जाते हैं और इसको वो चले जाते हैं फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम में। फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम का मतलब ये है कि सर्जरी हो गई अब मुसीबत में पड़ गया। अक्सर ये लोग खौफज़दा होते हैं, डॉक्टर साहब सर्जरी नहीं मैंने करानी, तो फलां तो व्हील चेयर पर आ गया। तो व्हील चेयर पर तो इसलिए आता है कि बेचारे के सिर्फ लिगामेंट इंजर्ड थे, डॉक्टर ने उसको डिहाइड्रेटेड स्कैन दिखा कर के चौथे पाँचवें रेसमेंट डैमेज हुई है या काली हो गई है, उसका ऑपरेशन कर दिया। अब उसके लिगामेंट जो है ना पहले तो रिपेयर हो सकता है, अब उसने काट भी दिए हैं, तो ज़ाहिर है वो चल तो सकता था, अब वो बैठ जाएगा या लेट जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को हम रिपेयर कर रहे हैं अपने तमाम सेंटर्स में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर डॉक्टर्स को पाकिस्तान में भी इसकी ट्रेनिंग दी जा सके। अमेरिका में हैकेट एंड हैमर फाउंडेशन ने इसको शुरू किया था। इस वक्त अमेरिका में बहुत सारे सेंटर्स हैं, टॉप मोस्ट जो लोग हैं इस पर ये काम कर रहे हैं, और ये सर्जरी की गैर ज़रूरी सर्जरी से बचाने के लिए एक भरपूर कोशिश हो रही है। वरना तो आपको पता है कि वो सीधा ऑपरेशन या घुटने की चेंज की बात आजकल बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसमें मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि ऑपरेशन से पहले थोड़ा बहुत जो चल रहे होते थे ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म होकर वो व्हील चेयर पे आ जाते हैं लोग। असल में वो यहाँ पर कोई अदारा नहीं ना जी, सिस्टम नहीं है। हम MRI को देखते हैं, MRI एक पिक्चर देता है। अगर आपने नर्व की स्टडी भी करनी है तो उसका टेस्ट है नर्व कंडक्शन स्टडीज एंड EMG। ठीक है, वो हमारे आर्मी के सेंटर्स में हर जगह फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन ये टेस्ट कोई कराता नहीं, और इस टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। आप क्लिनिकल अच्छा एग्जामिनेशन करें, यू कैन फाइंड आउट कि मसला क्या है। ठीक है, मरीज को अगर हाथ ही डॉक्टर ने नहीं लगाना तो कहाँ से ढूंढेगा इसको इशू क्या है। सही बात है। ठीक है, हिस्ट्री लेने का टाइम नहीं है, तो 1 मिनट में 1 मरीज देखने वाले तो फिर ऐसे ही होंगे जी ये सर्जरी है 50 लोगों की, ये 200 मरीज जो है घर चले जाए दवाई लिखा। सही बात है। और 50 में से 25 मान गए, 25 में से 2 ठीक हो गए, 23 खराब हो गए। सही बात है। तो ये इसका डॉक्टर साहब की एक बात मैं आपको बड़ी अच्छी बताऊं कि ये जो L3, L4, L5 का जो आखिरी जो मोरा होता है, 2-3 जो हैं, इन्होंने बताया कि अगर एज के हिसाब से यानी कि 30 आफ्टर 30 आफ्टर 40 जो है, अगर आप इसका MRI वगैरह करवाते हैं तो वो लाजमी डैमेज होता है, यानी कि हर इंसान का उम्र के साथ साथ डैमेज होता ही है।
तो उसी का बहाना बनाकर जो है ना फिर ऑपरेशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। सॉरी सर, टाइम हो गया ब्रेक ब्रेक का। जी बहुत शुक्रिया जी। ये नर्व निकलती नजर आ रही हैं, ये 2-3 नर्व्स यानी होती कि हैं। एज के साथ साथ इसी तरह की चीज़ें आपको एमआरआई में सब क्या आएगी, यानी कि थोड़ा बहुत डैमेज होता है, उसी को फिर आगे जो है ना वो कर अगर रियल शर्टिका भी है तो ये नर्व आपकी अगर दब रही है तो इसके अंदर हम एक ट्रांसफॉर्मिनल नर्व रूट उसका नाम है, इस रूट के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है और शर्टिका ठीक हो जाता है, सर्जरी की जरूरत नहीं रहती। बहुत शुक्रिया सर, कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप आए और बहुत अच्छा लगा। मसरूफ टाइम में से आपने टाइम निकाला और बहुत अच्छी तरह समझाया। उम्मीद है कि हमारे जो देखने वाले हैं उनके भी समझ आ गया होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और हमने जो है आपको डॉक्टर साहब से भी मिलाया, तो आज मेरे पास शेफ़ समिया हैं जिनके साथ आज रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं। मैंने सोचा कि रोज़ाना मैं आप लोगों के लिए कुकिंग करता ही हूँ, तो आज इनसे कुकिंग करवाया जाए। बेशक। तो आज समिया क्या बना रही हैं आप? आज हम लोग बनाने जाएंगे टर्किश कबाब और गार्लिक राइस। ठीक है। टर्किश कबाब जो है आजकल, वैसे ही तुर्की हमारा दोस्त है, नेबर मुल्क है, और बहुत ज़्यादा वहाँ के खाने आजकल पाकिस्तान में बहुत शौक से खाए जाते हैं। खास तौर से वो जो टीवी सीरीज निकली थी अर्तुगरुल के बाद। ठीक है, तो वो तो आप इसमें जो ये जो टर्किश कबाब है, इसकी कोई आम जो हमारे पाकिस्तानी कबाब होते हैं उससे ज़रा हट के टेस्ट है इसका? थोड़ा बहुत, क्योंकि पाकिस्तानी जो कबाब्स होते हैं उनके अंदर मसाले बहुत डलते हैं, बर्स्टिंग विद फ्लेवर। लेकिन टर्किश जो है वो थोड़ा सा मतलब फ्लेवर्स जो है कि थोड़े से माइल्ड होते हैं। असल में हम लोग पैदाइशी मसालेदार हैं ना, मसला ये पैदाइशी मसालेदार हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा मसालों में बनते हैं। अब उनके भी खाने जो है ब्लैंड नहीं होते हैं, लेकिन वो स्पाइसेस की जो कॉम्बिनेशन होती है वो इस तरह यूज़ करते हैं कि वो फ्लेवरफुल होता है लेकिन डिफरेंट काइंड होता है। बेसिकली वो चाहते हैं कि हमारे जो नेचुरल जो मीट है उसका फ्लेवर भी आए, ताकि पता चल सके कि हाँ यार मटन है तो मटन का फ्लेवर आ रहा है, बीफ है तो बीफ का फ्लेवर। नमक भी नहीं डालते, नमक बहुत कम डालते हैं, उसकी वो जो एक्चुअल सेंट होती है गोश्त की वो आनी चाहिए उनको। बिल्कुल। तो ये है बेसिक टर्किश खाना, और आजकल दुनिया भर में, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत शौक से खाया जाता है। और मुझे भी पसंद है, इसलिए कि एक तो लाइट होता है, दूसरा ये कि फुल ऑफ टेस्ट होता है। यानी कि लाइट होने का मतलब ये नहीं कि टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस नहीं है, बिल्कुल पूरा टेस्ट होता है उसके अंदर। तो अब समिया से बोलेंगे, टाइम कम है और मुकाबला जो है वो सख्त है, तो प्लीज़ ज़रा बताएं कि क्या क्या चीज़ें और किस तरह से आपने इसको बनाना। जी तो शेफ, आई एम श्योर कि ऑब्वियसली आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। जी, आधा किलो तो आपने बीफ लिया हुआ है ना? यस, ठीक है। बीफ कीमा लिया हुआ है, इसको हमने यहाँ पे चॉपराइज कर दिया था यहाँ पे। और एक काम ये करते हैं कि हम लोग जब तक साथ जी इसके अंदर ऑयल डाल दें? नहीं, हल्का सा बेसन भून लेते हैं। अच्छा, बेसन भूनेंगे, ठीक है। बेसन जो है भुना हुआ जिसको कहते हैं, बेसन को भून लेंगे ताकि ये बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होगा, ऐसे बिल्कुल। ठीक है, चलें जी, इसको पेस्ट कर देते हैं। जब तक के लिए हम लोग यहाँ पे ऐड कर दें, इसके अंदर हल्का सा कैप्सिकम डालते हैं, ग्रीन कैप्सिकम। वैसे रेड कैप्सिकम भी डाला जा सकता है, मतलब अब वो आपकी कलर प्रेफरेंस पर आ गई। जो है शिमला मिर्च तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें हमने डाला है। और कुटी मिर्च जो है वो बेसिकली आपके स्पाइस के ऊपर डिपेंड करती है, हाउ स्पाइसी यू वांट इट। लेकिन ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद। शायद आपको पसंद है? बस दरमियाना मुझे भी एग्जैक्टली। तो इसके अंदर हल्का सा डाल देते हैं, डेढ़ चाय का चम्मच तकरीबन। और प्याज जो है चॉप, कलर भी अच्छा रहता है, टेस्ट भी अच्छा रहता है। और तकरीबन 2 खाने की चम्मच है, 2.5-3 खाने की चम्मच, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा हरा धनिया, अगेन फॉर कलर, फॉर फ्लेवर, सब कुछ, ठीक है। और इसके बाद फिर हल्का सा कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर भी बाइंडिंग एजेंट है, और साथ साथ हम लोग बेसन भी डालेंगे। बिल्कुल। और एज सच जितनी ज़रूरत होती है डिपेंड करता है, क्योंकि बीफ में कितना मॉइस्चर है, अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो हम लोग कॉर्नफ्लोर और डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। वैसे अभी तो हमने 3 टेबल अभी हमने इतना डाल दिया है, और भी बाकी बेसन का इंतजार करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर और बाकी चीज़ें जो हैं अभी इनको डालते हैं अंदर। पहले ज़रा ग्लव्स पहन लूँ मैं। ठीक है।
शेफ वैसे आपका क्या लेना देना है कि हाथों से किया जाए, ग्लव पहन के किया जाए? आजकल के दौर में जब से कोविड का मसला हुआ है ना, मैं तो वैसे शुरू से ही ग्लव पहनता हूँ, लेकिन ये कि जब से कोविड का हुआ है तो मैं लोगों को मशवरा देता हूँ कि 2, 4, 5 रुपए 10 रुपए को ना देखें। ज़रा जो बैक्टीरिया वगैरह है ये ज़रा एक्टिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले में। तो अब ज़रा थोड़ा अपने बच्चों के लिए, इसलिए कि बच्चों की इम्यूनिटी ज़रा कमज़ोर होती है, इम्यून की सिस्टम, तो उनके लिए अपने घर वालों के लिए थोड़ा सा एहतियात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ग्लव्स पहन लें, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि देखने में भी अच्छा लगता है ग्लव्स पहन के आप काम कर रहे होते हैं ना। वैसे हाथ से कर रहे होते हैं ज़रा थोड़ा मैसी सा, थोड़ा अजीब सा ही लग रहा होता है जी। तो आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं इसमें, ज़रा बता दें। इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 से 2 टीस्पून जो है वो पेपरिका डाला है, स्मोक्ड पेपरिका। हाँ। 1 to 2 टीस्पून जो है सिनेमन पाउडर, क्योंकि सिनेमन पाउडर जो है वो बहुत टर्किश इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बहुत। सॉल्ट भी है थोड़ा सा, पेपरिका और सिनेमन पाउडर जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जी। और एक और स्पाइस है जो बहुत ज़्यादा टर्किश इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है समक। समक जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसका कलर भी बड़ा अच्छा आता है, पिंक कलर का जो है ना, थोड़ी सी खटास का थोड़ा टेस्ट होता है उसके अंदर। पोमेग्रेनेट्स को ड्राई करके उसके बाद फिर इनको पीस कर बनाया जाता है। हाँ, नहीं वो कुछ अलग ही कोई चीज़ है वो, मेरे ख्याल से जो समक है ना, अरब्स भी बहुत इसको इस्तेमाल करते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं इसके अंदर। ये जो है ये क्या चीज़ है? ये चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर है, ये भी जाएगा इसमें? नहीं, ये जो है ये उसके लिए रखा गया है। अच्छा, जो हमारे राइस बनेंगे। हाँ, राइस के लिए, ठीक है। तो सिंपल चीज़ें हैं इसमें, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। और इसकी अब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसको भी ऐड कर देंगे और मेरे ख्याल से इसको हम निकाल लेते हैं हल्का सा। 2 मिनट मैं इसको थोड़ा वो कर लकड़ी की उससे कर देता हूँ। ये मैदे अपना बेसन को हल्का सा भूनते हैं तो इसका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाता है। हमेशा याद रहे कि थोड़ी सी खुशबू भी इसकी जरा सोंधी सी आ रही है हल्की बहुत। बिल्कुल। तो ये जो है ना शेफ, वैसे भी हमने मेंशन किया था कि हम लोग टर्किश चीज़ें बना तो रहे हैं। जी जी। और ये इंस्पिरेशन जो आई थी वो अर्तुगरुल से आई थी। हाँ, अर्तुगरुल से। सर आपने देखा हुआ शो? जी बिल्कुल देखा हुआ है। और 5 सीजन्स? नहीं, थोड़ा देखा है, पूरे सीजन तो नहीं देख सका, लेकिन मैंने उसकी थोड़ी सी एक आध किस जो है ना मैंने देखी थी। तो अच्छा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा माशाल्लाह। और लोगों में बड़ा रुझान इसका ये हो चुका है मेरे ख्याल से। बस मेरे ख्याल से इसको डाल देते हैं। ठीक है, इसको डाल दूं मैं इसमें? जी डाल देते हैं डायरेक्ट। गरम है तो मैंने सोचा कि चलें, हल्का सा गरम है, सो बी वेरी केयरफुल। तो इसको आप मिक्स करके जैसे वैसे ही बनाएंगे जैसे हम सीख कबाब वाला वो होता है। वैसे टर्किश कबाब का सर आपने अगर नोटिस किया हो तो हल्का सा एक डिफरेंट शेप होता है। हाँ बिल्कुल, वो तो वेव्स की तरह आ रहा होता है। उंगली से जो है ना वो चौड़े वाले जो सीख होती है ना, उसके ऊपर जब वो दबाते हैं तो उंगलियों के निशान, तो वो सीख कबाब के अंदर मेरे ख्याल से थोड़ा सा गोला स्टाइल आता है, इसके अंदर थोड़ा सा फ्लैट आता है, वेव्स के स्टाइल के तौर पे। बिल्कुल। तो वो ज़रा थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। और बाकी फिर वो जो है वो देखने में शायद इतना फ़र्क ना लगे पाकिस्तानी और टर्किश में, लेकिन फ्लेवर वाइज बहुत ज़्यादा फर्क है। और ऐसा भी हुआ है कि मैं अपना कतर गया हुआ था, तो कतर के अंदर एक दफ़ा सिर्फ ये हुआ कि मैंने होटल से निकल कर मैंने कहा चलें कुछ डिफरेंट चीज़ खाते हैं। होटल में तो वही खाने होते हैं। सही, तो बिल्कुल। मैं चला गया तो मेरे सबसे पहला जो रेस्टोरेंट पड़ा वो टर्किशी खाना था। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस ट्राई कर लूँ वहाँ पर। तो वो इतना अच्छा मुझे एक दफ़ा टेस्ट लगा कि मैं उसके बाद 2-3 दफ़ा गया हूँ वहाँ पर वो रमज़ानों में ना वो एज ए जज बुलाते हैं मुझे। अच्छा। मुस्लिम कम्युनिटी के जो है ना उसके लिए अपना क्या नाम है कंपटीशन के लिए, कुकिंग कंपटीशन के लिए। अच्छा, ये चमचे के ऊपर जो है ना ये नॉर्मली हम लोग स्क्यूवर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो स्क्यूवर्स नहीं इस्तेमाल नहीं करते होते, घर पे होता ही नहीं। अब वो जाने के लिए हाँ बिल्कुल। तो ये इस तरह से चमचे के ऊपर, हाँ टोटका है ये, एक चमचे के ऊपर आप जो है ना इस तरह से लगा सकते हैं कबाब को, उसके बाद उसको निकाल लें उसमें से। ठीक है, एक पैन के अंदर हल्का सा ऑयल भी गर्म करने रख देते हैं। बिल्कुल रख देते हैं। थैंक यू शेफ। जी बिल्कुल, वेरी थैंकफुल। बहुत ही इजी रेसिपी है, इट्स वेरी फन, वेरी इजी, एंड जिन लोगों ने नहीं ट्राई किया है डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, क्योंकि डिफरेंट फ्लेवर्स हमें ट्राई करने चाहिए। जी शेफ, अगर मुझे बिल्कुल सही से अगर याद पड़ता है, मेरी मेमोरी माशाल्लाह अच्छी है, बहुत बुरी नहीं है, आप एक टाइम पे एशियन रेस्टोरेंट में काम करते थे? जी जी बिल्कुल ऐसे ही, राइट? बिल्कुल। तो आपको तो डेफिनेटली ये कहना होगा कि हमें डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई करने चाहिए पाकिस्तानियों को। चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप टेस्ट बदलना चाहते हैं। आपके लोग कहते हैं ना हमारा वेट बढ़ गया, हमें
खाने में वो मज़ा नहीं आता और ऐसे है वैसे है। तो जब आप खाने को चेंज करते हैं, किसी दूसरे रेसिपी की तरफ जाते हैं, तो आपकी बॉडी को सरप्राइज़ एक मिलता है ना, तो आपकी बॉडी काफ़ी डिफरेंट फील करती है उसकी वजह से। तो इसलिए खाना ज़रूर आपको चाहिए कि मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट को लाजमी आज़माना चाहिए, बिल्कुल। और ये अभी कबाब इसके हम फ्राई कर रहे हैं, लेकिन टाइम हो गया ब्रेक का, और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब तक हम लोग वैसे दिखा तो चुके हैं कि पूरा प्रोसेस है क्या, और ब्रेक के अंदर इसको फ्राई करके रख देंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त टर्किश कबाब जो है वो तैयार हो चुके हैं, गर्मा गर्म। तो दिल चाह रहा है कि बस खा लिया जाए। तो बहुत अच्छी खुशबू इस वक्त मोरे किचन में हमारे फैली हुई है, और पूरी कोशिश की गई है इसको कि टर्की स्टाइल में, जो आप इसके ऊपर निशानात देख रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा मेहनत से जो है इसको बनाया गया। तो बहरहाल इसको मेहनत से बनाई जाती है चीज़, लेकिन खा ली जाती है फ़ौरन। ये बात तो सारी है, मेहनत हम किचन में लगे रहते हैं लंबे अरसे से, पूरी कोशिश करते हैं कि हाइजीन भी मेंटेन हो, सही बात है, चीज़ अच्छे से बने, वहाँ पे कोई भी गलती से कोई भी चीज़ गलत ना चली जाए और लोग जो है 10 मिनट में खा के चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। गार्लिक राइस के साथ इसको सर्व किया जाएगा। पूरी इसकी गार्निशिंग वगैरह ना वो राइस के साथ प्लेटिंग करेंगे। और पहले हम जो है बनाने जा रहे हैं गार्लिक राइस। अच्छा, गार्लिक राइस का नाम सुन के ना मुझे हमेशा, इसलिए कि मेरा जो स्टार्ट था वो जापानीज़ फूड से था। तो जापानीज़ में सबसे मेन जो राइस होते हैं, या तो वो कमामुशी राइस होते हैं या फिर गार्लिक राइस, और दोनों बहुत आला होते हैं, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। अच्छा, जिन लोगों की आदत हो जाती है स्टिकी राइस खाने की ना, हाँ, वो जो है ना, ये हमारे वाले राइस, अच्छा मेरी भी बहुत ज़ाहिर बात है 12 साल में रहा हूँ, तो मेरी आदत पड़ गई थी वो स्टिकी राइस खाने की। आदत तो पड़ गई, लेकिन आप ये बताएं कि आपने क्या वो चॉपस्टिक से खाना आदत डाल गई थी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी चॉपस्टिक मेरा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर चॉपस्टिक रखी हुई है, और एक आपने इस्तेमाल कर ली है। तो आप सोच सकते हैं कि ये चॉपस्टिक है क्यों। ये इसलिए है कि ये लाजमी है, मैं इस्तेमाल करता हूँ इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में जहाँ पर मैं देखता हूँ कि यार हाथ डालना मुनासिब नहीं है, तो चॉपस्टिक से ही फिर मैं उसको अलट पलट भी कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे टेम्पुरा वगैरह बनाना हो, तो टेम्पुरा बड़ा नाजुक होता है, तो एक तरफ से जब हम फ्राई के लिए डालते हैं तो उसको पलटने के लिए बड़े बड़े चमचे मारे तो वो ख़राब हो जाएगा, खराब हो जाता है। तो उसको मैं ज़्यादातर चॉपस्टिक से ही वो करता हूँ। अच्छा, वैसे ही जो जितनी भी जापानीज शेफ्स होते हैं एवरीथिंग, तो ये लोग जो हैं वो अपनी बेसिक कुकिंग भी सारी चॉपस्टिक से करते हैं। हमारे पास जो वो जो कुकिंग वाला चॉपस्टिक है वो ज़रा बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है, वो डबल साइज का होता है और थोड़ा सा हैवी भी होता है। तो वो चॉपस्टिक हम उसमें अंडा भी फेंटना, वो ज़्यादातर वो चॉपस्टिक से ही चल रहा होता है। यहाँ पे जो है हम लोग चॉपस्टिक से दो हाथ पकड़ के खा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसलिए कि अगर इसकी आदत ना पड़े, इसके अंदर आप प्रैक्टिस ना हो इसकी, तो बहुत मुश्किल है इसको संभालना। इसलिए कि ये फिर हाथ के बड़े बैलेंस के हिसाब से ये जो है ना, हमारे पास कॉलर हैं, आप इस तरफ आ जाइए उसके लिए, और मैं कॉलर को ले लेता हूँ। रुबीना फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी भाई, मैं ठीक हूँ। जी जी रुबीना भाई, मैंने ना अपने बेटे के बारे में बात करनी। जी, पूछिए। उसकी उम्र 8 साल है भाई, और तकरीबन 2-2.5 माह हो गया, उसकी खांसी नहीं खत्म हो रही। खांसी खत्म होता है जब ना। ठीक है। तो बलगम वगैरह आ रहा है उसके सीने से? जी, सुबह जब उठता है ना फिर एक दफा आती है उसको खांसी। अच्छा, बस जब उठता है जब ये खांसी होती है, वरना बीच में आम टाइम पर नहीं होती? ऐसे ही है? नहीं होती। अच्छा, ठीक। या दोपहर को कभी आ जाती है, वरना नहीं। सुबह को ज्यादा आती है, 1-2 दफा। ठीक है। गले में खराश वगैरह का कभी जिक्र करता है कोई? गले में खराश नहीं, गले में खराश नहीं होती है, ऐसे होती है खांसी। ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। तो समिया, कैसे इसको स्टार्ट करेंगे? इसके हल्का सा पहले ऑयल थोड़ा सा गर्म करके, फिर इसके अंदर हम लोग गार्लिक डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल के साथ हल्का सा इसको सौटे करके, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। ठीक है। हल्का सा सौटे करने के बाद इसके अंदर फिर हम लोग अपने राइस डालेंगे, बाकी सीजनिंग डालेंगे, और फिर एक क्विक टॉस करके निकाल लेंगे। और फिर इसको स्टाइल है तो ऑब्वियसली जल्दी कुकिंग होती है, देयर इज नो डिले।
तो अच्छा, वो जो जापानीज वाला गार्लिक राइस होता है ना, उसके अंदर क्या करते हैं कि गार्लिक को थोड़ा ब्राउन कर लेते हैं, और यानी गोल्डन ब्राउन जिसको कहते हैं। उससे क्या होता है कि ऑयल के अंदर पूरा जो है ना गार्लिक का फ्लेवर चला जाता है, तो उसलिए अच्छा उसके अंदर जो अपना वो होता है अपना मशरूम, ब्लैक मशरूम, वो इस्तेमाल होता है। उसकी खुशबू जो है ना वो बिल्कुल ही अलग होती है। तो गार्लिक की और ब्लैक मशरूम की जो ना खुशबू मिलकर जो है ना वो बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। बहरहाल किसी दिन हम बनाएंगे वो। अभी जो कॉल आई थी, और बाकी जितने भी लोग हैं, खांसी, गले में खराश, सीने में बलगम, एलर्जी, यानी कि इस टाइप की चीज़ें जिनको भी हो रही हैं ना, तो वो ये जो चीज़ें हैं जड़ी बूटी या तो लिख लें या फिर इसको रिकॉर्ड कर लें। सबसे पहले आपने लेना है 50 ग्राम हंसराज बूटी, ठीक है, और 50 ग्राम बनाफशा के पत्ते आपने लेना है, 50 ग्राम बरगे गाँव ज़ुबान लेना है, 50 ग्राम मुलेठी लेना है, ठीक है। चारों चीज़ों को लेकर इसको आप पाउडर बनवा लें और इसका 1 चाय का चम्मच सवा कप पानी में डाल के बॉईल करें। बॉईल करने के बाद छानने के बाद अगर शुगर वगैरह नहीं है तो उसमें आप गुड़ डालकर जैसे चाय बनाते हैं वैसे बना लें। सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद, 2 टाइम शुगर या फिर गुड़। वरना व्हाट अबाउट हनी? हनी भी गुड़ इसलिए कि गुड़ जो है ना वो सीने को साफ करता है। आपको सीने में से ज़्यादा रिफाइंड होता है, बेहतर होता है, बिल्कुल, नेचुरल होता है, वो नेचुरल होता है। तो गुड़ डालकर चाय बना लें और इसको सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद लगातार 15-20 दिन इस्तेमाल कर लें तो गले की खराश से लेके सीने का बलगम वगैरह, बाकी जो एलर्जी भी अगर है, किसी तरह छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, उन लोगों के लिए भी बेस्ट है। ठीक है, ओके, चलिए तो अच्छा है जी। अभी हमने इसको फ्राई थोड़ा सा कर लिया, उसके बाद इसमें राइस, इसके अंदर वैसे कलर भी आ जाए तो अच्छा होगा, ताकि वो ऑयल भी बेसिकली फ्लेवर पकड़ ले, तो राइस पूरा फ्लेवरफुल हो जाता है जी। तो वो कर लेंगे। बाकी जो है सुशी कभी खाई? बिल्कुल, सुशी लेकिन कौन सी, जो फ्राइड होती है, जो जेन्युइन होती है? नहीं, जेन्युइन जो होती है, जी, मैंने रॉ वाली, ठीक है। तो वो जो रॉ फिश है उसके साथ जो सुशी बनती है, सालमन हो गया, टूना हो गया, तो वो पसंद है आपको? नहीं, उसकी फ्लेवर डेवलप करना पड़ता है। तो फ्राइड वाली सही है सुशी? नहीं, मुझे चीज़ें प्रेफर करती हूँ जेन्युइन फॉर्म में। अब वो जेन्युइन फॉर्म में अगर नहीं पसंद आए तो आई एम नॉट रियली अ फैन। लेकिन ऑफ कोर्स बनानी आती है, ट्राई किया है, और एज अ शेफ जो है आपको भी पता होगा कि चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, ना भी पसंद आए तो भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि बहुत सारे किस्म की सुशी होती हैं, रोल होता है, मैंने अपने शोज़ में भी बनाया है, और बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी, तो ईद के बाद इंशाल्लाह एक हम शो रखते हैं, सुशी स्पेशल, सुशी विद टेम्पुरा, प्राउन टेम्पुरा, सुशी और कमामुशी राइस, ये तीन चीज़ों को साथ में। राइस एग्जैक्टली है क्या? ये बेसिकली जैसे हमारे यहाँ पुलाव बनता है ना, पुलाव बनता है, बस हम आप समझ लें कि वो जापानीज पुलाव है एक तरह का। उसके अंदर चिकन की यखनी, चिकन या आप सी फूड, 2-3 मीट को साथ मिक्स करके भी डाला जाता है उसके अंदर। मैंने जो सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे कमामुशी राइस, तो वो उसमें चिकन प्लस प्राउन एंड फिश, ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके भी डाला जाता है इसके अंदर, ठीक है। और डार्क सोया सॉस, दाशी पता है आपको? दाशी डलता है इसके अंदर। दाशी भी जो है ना एक तरह का समझ लें यखनी है एक तरह की, लेकिन वो फिश की है। What about वसाबी? आपको वसाबी पसंद है? वसाबी पसंद है, ज़्यादा सुशी खाता हूँ तो वसाबी लाजमी पसंद है, और हफ्ते में 1 दफ़ा सुशी ना खाऊं तो मुझसे खाना हमारा पूरा नहीं होता, इसलिए कि ज़ाहिर बात है बहुत अच्छा होता है। मेरी वाइफ फॉरेनर है तो वो जापानीज़ एंड थाई, तो हमारे घर में थाई फूड और जापानीज़ फूड लाजमी बनता है, और उसके बगैर गुजारा नहीं है। अब आदत पड़ गई है तो ज़ाहिर बात है जिन लोगों को आदत होती है तो वो लोग ज़रूर उसको ट्राई करते हैं। तो आपने इसमें सोया सॉस डाल दिया, चिकन पाउडर ऐड कर दिया इसके अंदर। वैसे इसके अंदर एक चीज़ और भी की जाती है जो है, अब वो आई गेस नॉर्मल प्रेफरेंस पे होता है, लेकिन यहाँ के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी करते हैं कि वो लाइट सोया सॉस के साथ डार्क सोया सॉस भी डालते हैं, बिल्कुल, जो बेसिकली कलर एनहांसिंग के लिए होता है। मैं अभी यही कह रहा था कि जो मैं बता रहा था कि कमामुशी राइस के अंदर डार्क सोया सॉस डाला जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर जो है ना, अच्छा वो कलर वैसे ब्राउन हो जाता बहुत डार्क होता है। जी, हमारे पास सॉरी ब्रेक का टाइम हो गया, ये राइस कंप्लीट है, अब इसको हम सिर्फ गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और हमने बनाया है टर्किश कबाब विद गार्लिक राइस। ठीक है, ऐसे ही है। और इसकी गार्निशिंग जो है ना बहुत ही खूबसूरत सी हुई हुई है। इसके ऊपर जो है ना अपना पेपरिका भी डला हुआ है, साथ में जो है मायो जो है ये भी डला हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी देखने में जब इंसान के जापानीज़ कॉल है कि आँखों में जब चीज़ें अच्छी लगें तो पहले अगर आंखों को अच्छी लगेगी तो फिर आपको खाने का भी आपका दिल चाहेगा। तो इस तरह से आंखों से पहले खाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मैं जापानीज में बताऊंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने मैंने ना ये अपना यूनिवर्सिटी के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर फूड डे के दिन तो इस तरह से स्पीच हो रही थी, तो मैंने उसके अंदर जापानीज में बताया साकीवा मेदे तबेरू, साकीवा मेदे तबेरू, आतोवा आत्मा दे तबेरू। ओह माय गॉडनेस, जापानीज थोड़ी बहुत आती है लेकिन इतना लाइन नहीं आती। सुरेवा आत्मा दे तबेरू, सुरेवा अतदामीरू, साइगो वा कुची दे तबेरू। यानी कि आंखों से इंसान पहले डिश को खाता है, समझ लो, देखता है, उसके बाद दिमाग उसको एक्सेप्ट करता है और फिर आखिर में साइगो वा यानी कि लास्ट में ज़बान जो है उसको टेस्ट करती है। तो पहले जो है ना डायरेक्टली ज़बान का काम या खाने का काम नहीं है, पहले देखना है। 3 लेवल होते हैं उसके। तो ये जुमला मैंने वहाँ पर उनके जो हमें हमारे टीचर्स ने सिखाया तो वो मैंने बताया था। तो इसी तरह से है। और खाना जितना देखने में अच्छा लगेगा उतना ही दिल भी जाएगा इंसान को खाने का, भूख बढ़ जाती है इंसान की, बढ़ जाती है। तो और इसके ऊपर इनफैक्ट मैंने योगर्ट डाला था क्योंकि टर्किश क्यूजीन में योगर्ट बहुत इस्तेमाल होता है। अरबियन खानों में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और टर्किश में भी बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट उनके हाथ से सिर्फ 2 ही मेन जो है वो डिशेज होती हैं। एक तो आपका डोनर कबाब हो गया, बिल्कुल पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल। एक उनका आता है इस्कंदर कबाब, बिल्कुल। वो आपने ट्राई किया? मैंने हाथ से टोमेटोज के साथ और ट्राई किया हुआ। दूसरा ये कि उनका सैलेड बड़े हैं बहुत, और इतने मुझे अच्छे लगते हैं सैलेड। और सैलेड वैसे भी मैं बहुत शौक से खाता हूँ। तो उनके मुख्तलिफ किस्म के सैलेड्स को मिलाकर वो बनाते हैं कचुम्बर टाइप का, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त। बारबेक्यू के साथ तो आउट क्लास है। क्या ख्याल है? डेफिनेटली। तो कैसा लगा आज आपको शो में आकर? और नेक्स्ट टाइम आई है ना, सेकंड टाइम आई है? बिल्कुल। नहीं, तो मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी आपको कैसा लगा? नहीं बहुत अच्छा माशाल्लाह। आज आपको ब्रेक मिल गया कुकिंग से? जी, आज मेरी छुट्टी थी और मैंने कोशिश की कि आज जो है ना मैं कुकिंग बातें करूं। तो इसीलिए बहुत सारी बातें जो मैं आम दिनों में नहीं करता हूँ तो वो मैंने आज की। कुकिंग में भी जहन इंसान का दिमाग कॉल की तरफ होता है या फिर कुकिंग की तरफ होता है, तो इंसान वैसे ही मेंटली तौर पर जो है ना वो फोकस उसका जो है ना वो आउट ना हो, इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि इसको जो है ना फोकस रखूँ। रेसिपीज बहुत अच्छी बनती है और यही वजह है कि आप उसके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा देते हैं। जी, मैं पहले से प्लान करके आता हूँ। अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा कि यार रेसिपीज़ आप बनाते हैं, तो मैं तकरीबन 1 दिन पहले से मेरे दिमाग में जो है ना एक फ़िल्म तैयार हो जाती है रेसिपी के बारे में। इसीलिए कब स्टार्ट करूँगा, कौन सी रेसिपी कितनी देर में मैंने बनानी है, लास्ट में क्या करना है। तो इसलिए मेरे शो में रेसिपी स्टार्ट और एंड लाजमी होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे शो के अंदर कि मेरी कोई एक रेसिपी मैंने डिसाइड की हुई और ना बनाई हो। हमेशा बनती ज़रूर है और फाइनल होती है। मतलब ठीक है, रेसिपी है वहाँ पे जल्दी बन जाएगी, कुछ चीज़ें जल्दी बनती हैं, कुछ टाइम लेती हैं। लेकिन जैसे बंदा एक ट्रैवल करने जाता है तो ट्रैवल का भी यही होता है कि आपने शुरू से क्या करना है और आप जितनी भी प्लानिंग्स को आप प्लान करके लेके चलें उतनी अच्छी चीज़ बनती है। बहुत शुक्रिया आपका, आप आई और अपने मसरूफ टाइम में से टाइम निकाला। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और आप लोगों से भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। और जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।